इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है और आज हम टेलर पॉलिनॉमियल और टेलर सीरीज पढ़ेंगे। यही विषय जो आप कवर करेंगे टेलर्स पॉलिनॉमियल से शुरू होगा और तब हम वापस आएंगे इस टेलर सीरीज जो टेलर्स पॉलिनॉमियल से है और कुछ उदाहरण भी निकाले हैं। यह टेलर्स फॉर्मूला जो मीन वैल्यू थ्योरम का सामान्यीकरण है अथवा कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम जहां हमने पिछले लेक्चर से सीखा है। हमें यह मान लेना कि फंक्शन यहाँ f सभी डेरिवेटिव्स सभी ऑर्डर तक n+1 कुछ इंटरवल जहां पॉइंट x 0 के इक्वल है, इसका होना हमें पॉलिनॉमियल को ढूंढना है। डिग्री n का Pn x इन शर्तों के साथ है कि यह पॉलिनॉमियल संतुष्ट करता है कि Pn x जो पॉलिनॉमियल x पर जो 0 के इक्वल है और फंक्शन वैल्यू 0 पर इक्वल है। दूसरा जो कि पहला इस पॉलिनॉमियल के डेरिवेटिव जहां फंक्शन के पहला डेरिवेटिव के इक्वल है। तीसरा कंडीशन है दूसरा डेरिवेटिव इस पॉलिनॉमियल का इस पॉइंट x 0 जो कि दूसरा डेरिवेटिव के इक्वल है फंक्शन x 0 पर n1। हम मूल रूप से यह मानते हैं कि यह सभी डेरिवेटिव फंक्शन वैल्यू खुद ही एक डेरिवेटिव है दूसरा डेरिवेटिव और nवें डेरिवेटिव सभी पॉलिनॉमियल डेरिवेटिव के इक्वल है। इन सभी परिस्थितियों को देखकर हम इस तरह के पॉलिनॉमियल से क्या उम्मीद रह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनॉमियल हम का निर्माण करेंगे तब वहां फंक्शन f से निकट रहना है। स्वाभाविकता से x 0 पर फंक्शन वैल्यू 0 है तो 0 x पर और अनेक प्रकार के डेरिवेटिव ऑर्डर n तक सभी इक्वल है, लेकिन व्यापक या जनरल रूप से यह उम्मीद है कि यह इन पॉलिनॉमियल डिग्री n किसी भी तरह किसी भी रूप में फंक्शन f का प्रतिनिधित्व करेगा। तो अब प्रश्न यह है कि पॉलिनॉमियल का कैसे निर्माण करें। हम यहां मान लेते हैं डिग्री n के एक व्यापक या जनरल पॉलिनॉमियल। यह मान लीजिए कि Pn x c0 है और c1 x 0 c2 x 0 स्क्वायर c3 x क्यूब प्लस cn x 0 n, ताकि इस विशेष रूप में क्योंकि हमने अपनी सुविधा के अनुसार यह पॉलिनॉमियल लिया है इस अज्ञात c0 c1 और c2 का मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन एक को हम व्यापक या जनरल डिग्री n के पॉलिनॉमियल भी मान सकते हैं। अब हम इन गुणांक ci शर्तों के आधार पर हमें पहचानना है जहां हमारे पास सेट या हम उसे पाना चाहते हैं। बिंदु x 0 पर इस पॉलिनॉमियल के nवें ऑर्डर के डेरिवेटिव पॉइंट समान बिंदु x 0 पर फंक्शन के संबंधित डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। इसलिए इस कंडीशन को रखने से पहले हम ध्यान दें कि यहाँ इस पॉलिनॉमियल का पहला डेरिवेटिव इक्वल है। एक बार यह कांस्टेंट है तो यह 0 से इक्वल हो सकता है और तब हम लें दूसरा टर्म जो यहाँ x होगा, हम इसमें से c1 प्राप्त करेंगे। इसी तरह यहाँ से हमें 2 गुना c2 और x x 0 मिलेगा, तब हमें यहाँ 3 बार c मिलेगा और इसी तरह। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव से हम फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तब आपको मिलेगा 2c2 यहाँ 3 बार 2 इंटू c और इसी तरह। और फिर हम इस प्रक्रिया को nवें ऑर्डर डेरिवेटिव में nवें ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए आगे दोहरा सकते हैं। क्योंकि यह nवें ऑर्डर पॉलिनॉमियल था, हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिलेंगे जो हम यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल n और कोएफिशिएंट cn जो कि यहाँ व्यंजक या एक्सप्रेशन में आएंगे। और तब यहाँ कोई x नहीं रहेगा क्योंकि पॉलिनॉमियल डिग्री n था और हमने उसे n बार डिफरेंशिएटेड किया है। इसे पाना जो हमारे पास है पहली कंडीशन के विपरीत जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे कंडीशन पॉलिनॉमियल वैल्यू x 0 पर जो कि फंक्शन वैल्यू 0 पर इक्वल होना है और आगे डेरिवेटिव्स ऑर्डर n तक
तो फंक्शनल वैल्यू से हमें यहाँ पी एन एक्स शून्य मिलेंगे और बराबर है ये सभी टर्म्स गायब हो जाएंगी और हमें केवल C1 ही मिलेगा। इसलिए पॉलिनॉमियल से Pn क्षमा करें, जब हम सब्स्टिट्यूट x को x शून्य के इक्वल रखते हैं तो हमें C शून्य प्राप्त होगा। जैसे Pn x शून्य और Pn x शून्य है, Fn x शून्य है, तो हमें C शून्य एक x शून्य के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा, जब हम इस पहले डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपको C1 मिलेगा जो कि फंक्शन के पहले डेरिवेटिव के रूप में C2 फिर कंडीशन से तब x शून्य में दूसरा डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं इस फैक्टोरियल से विभाजित करके। दो माफी, तो फैक्टोरियल 2 यहाँ और तब Cn में डेरिवेटिव x शून्य पर फैक्टोरियल n से विभाजित करके रहेगा। तो अब इन गुणांकों का होना, हमारे पास क्या है? हमारे पास पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल कहता है कि यह Pn x f x शून्य होगा जो वहाँ C शून्य था और इन सभी कोएफिशिएंट्स को यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है, इसलिए इसे हम ऑर्डर n का टेलर पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब यदि आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से जाते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टेलर पॉलिनॉमियल की रचना करें, उदाहरण के लिए e पावर x के आसपास शून्य के इक्वल है p शून्य x डिग्री शून्य पॉलिनॉमियल, केवल पहला टर्म वहाँ मौजूद होगा और e पावर शून्य होगा, सिर्फ एक डिग्री शून्य का पॉलिनॉमियल केवल एक होगा। और अगर हम यह प्लॉट करते हैं, यह यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हरा प्लॉट है और डिग्री शून्य का यह पॉलिनॉमियल है। बस एक कांस्टेंट रेखा है, इसलिए इस शून्य एक पॉइंट से होकर जाने वाली सीधी रेखा। और यदि हम डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल को कंप्यूट करते हैं तो हमें यह एफ एक्स शून्य एक के रूप में मिलेगा और फिर हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव है e पावर x, डेरिवेटिव होगा e पावर x और फिर x पर शून्य के इक्वल है, यह फिर से एक होगा, इसलिए हमारे पास 1 प्लस के रूप में डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है। x जो यहाँ प्लॉट किया गया है यह स्लोप के साथ एक सीधी रेखा के साथ दूसरा है। और अब अगर हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो हम P2 फिर P3 का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए P3 फिर से हमने यहाँ प्लॉट किया है इस कर्व के साथ और फिर आगे जाने पर हमें P5 जैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ P5 प्लॉट करते हैं तो यह P5, यदि आप देखते हैं कि यह इस पॉइंट शून्य के वाइड रेंज या विस्तृत इंटरवल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बहुत करीब है, जो यहाँ इस विस्तार का पॉइंट था। और यदि हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं डिग्री 6 या 7 का पॉलिनॉमियल, तब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के करीब पहुंचेंगे और यही टेलर पॉलिनॉमियल का विचार है। तो आप पॉलिनॉमियल की डिग्री बढ़ाकर कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन का अनुमान उतना ही अच्छा लगा सकते हैं जितना हमें पसंद है और हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। तो टेलर पॉलिनॉमियल और फंक्शन में क्या संबंध है? इसका मतलब है क्योंकि टेलर पॉलिनॉमियल प्रतिनिधित्व करता है कुछ अप्रोक्सीमेशन के लिए टेलर के फंक्शन। अब हम इस Rn x को दिए गए फंक्शन के वैल्यू और निर्मित पॉलिनॉमियल Pn x के बीच के अंतर के रूप में कंस्ट्रक्टेड करेंगे। इस मामले में हमारा क्या मतलब है? यह Rn x हम फंक्शन और पॉलिनॉमियल Pn x के इस अंतर को परिभाषित करते हैं और इस मामले में अब Rn x को रिमाइंडर कहा जाता है क्योंकि पॉइंट x पर यह फंक्शन के वास्तविक वैल्यू माइनस पॉलिनॉमियल वैल्यू के बीच का अंतर है। अब प्रश्न यह है कि इस Rn x का मूल्यांकन कैसे किया जाए, और मूल्यांकन के लिए आगे जाने के लिए हम पहले ध्यान दें कि Rn x शून्य पर है क्योंकि f x शून्य माइनस Pn x शून्य और निर्माण द्वारा x शून्य पर यह पॉलिनॉमियल x शून्य पर फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो यह शून्य है और पहला डेरिवेटिव एक ही चीज है, इसलिए x शून्य पर f का पहला डेरिवेटिव x शून्य पर पॉलिनॉमियल के प्रथम डेरिवेटिव के बराबर है। यह इस पॉलिनॉमियल का निर्माण था, इसलिए ये सभी n के क्रम के डेरिवेटिव समान हैं इस मामले में, इसलिए यह Rn पॉइंट x पर या पॉइंट x पर पहला डेरिवेटिव पॉइंट x पर n के डेरिवेटिव नहीं, सभी शून्य के इक्वल नहीं हैं। हमारे पास ये शर्तें हैं Rn x। अब हम यहाँ
एक अन्य फंक्शन कंसिडर करते हैं जो कि जी एक्स है, एक्स माइनस एक्स शून्य पावर एन प्लस वन। इस फंक्शन में भी प्रॉपर्टी होती है यदि हम यह नोटिस करते हैं कि एक्स शून्य पर जी शून्य होगा, वास्तव में पहला डेरिवेटिव, क्योंकि एन प्लस वन और एक्स माइनस जीरो पावर एन जो कि पॉइंट एक्स शून्य पर भी शून्य हो जाएगा एन इसी तरह। इसलिए हम इस डिफरेंशिएशन को यहाँ एनवें ऑर्डर तक कंटिन्यू रख सकते हैं और ये सभी डेरिवेटिव्स पॉइंट एक्स शून्य पर शून्य होंगे। अब हमारी क्या कंडीशन है कि जी के टीएच ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स शून्य पर शून्य के इक्वल है ऑर्डर एन तक और जी एन प्लस वन और कुछ नहीं बल्कि फैक्टोरियल एन है। इसलिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है आर एन एक्स और दूसरा है जी एक्स। उनके समान प्रॉपर्टीज हैं कि ये सभी डेरिवेटिव ऑर्डर एन तक गायब हो जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में यदि हम एक्स ए को इंटरवल में पॉइंट लेते हैं और मान लीजिए कि एक्स शून्य से बड़ा है, हम यह भी मान सकते हैं कि एक्स शून्य से छोटा है। और अब हम इन दो फंक्शन के लिए कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं आर एन फंक्शन और ये जी इस इंटरवल एक्स शून्य से एक्स में फंक्शन करते हैं। और अब याद रखें कि कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की आपके पास यह फंक्शन आर एन एक्स माइनस आर एन एक्स शून्य है, जी एक्स माइनस जी एक्स शून्य से विभाजित कुछ पॉइंट आई एक और जी पर उसके पॉइंट एक्स आई एक है पर डेरिवेटिव के इक्वल है। अब यदि हम नोटिस करते हैं कि एक्स शून्य पर आर एन शून्य है और एक्स शून्य पर जी भी शून्य है, तो हमारे पास यह परिणाम है कि आर एन एक्स ओवर जी एक्स किसी पॉइंट आई एक पर उनके डेरिवेटिव के ऊंचाई के इक्वल है। इस इंटरवल एक्स शून्य और एक्स में हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आगे यदि हम पुनः डेरिवेटिव आर एन के लिए कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लागू करते हैं इंटरवल एक्स शून्य और एक्स आई एक में डेरिवेटिव एन जी डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा? हम प्राप्त करेंगे क्योंकि यह पहला डेरिवेटिव भी शून्य है, तो बस हमें यह परिणाम मिलेगा कि आर एन एक्स को जी एक्स से भाग देने पर आर एन के इक्वल होता है जी के डबल डेरिवेटिव पर डबल डेरिवेटिव। अब इस इंटरवल के बीच में कुछ पॉइंट जिसे हमने एक्स शून्य से एक्स आई एक तक माना है और अब हम अगले डेरिवेटिव के लिए इस प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए इस कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम को आगे लागू करने पर हमें क्या मिलेगा? हम एन प्लस एनवे डेरिवेटिव तक जा सकते हैं क्योंकि एनवे डेरिवेटिव तक आर एन और जी दोनों शून्य हैं। इसलिए हम इस शब्द को समाप्त करेंगे और फिर यहाँ यह एक्स आई एन प्लस वन एक्स शून्य और इस एक्स आई एन ए के बीच स्थित है एन डी, वहाँ एक्स तक एक निरंतरता थी। तो हम इस आर एन एक्स से जो प्राप्त करते हैं वह इस एन के इक्वल है एन प्लस एक डेरिवेटिव पर इस जी एन और प्लस वन एन वे से विभाजित है। यह यहाँ इस जी एन प्लस वन डेरिवेटिव का एनवे डेरिवेटिव फैक्टोरियल एन प्लस वन था, इसलिए यह फैक्टोरियल और प्लस टर्म यहाँ आया और फिर हमारे पास यह जी एक्स है जो फंक्शन एक्स माइनस शून्य पावर एन प्लस वन था और यह एक्स आई जो यहाँ पेश किया गया है एक्स आई एन प्लस वन। अब हमने केवल एक्स आई से प्रतिस्थापित किया है, यह इस एक्स शून्य और पॉइंट एक्स के बीच कहीं स्थित है। तो जो यहाँ एक्स आई लिखा गया है एक्स शून्य और एक्स के बीच स्थित है। अब हम ध्यान दें कि यह आर एन एक्स जिसे हमने परिभाषित किया है कि फंक्शन एफ एक्स और पी इन एक्स के बीच का अंतर था। इसलिए यदि हम यहाँ इस रिमाइंडर टर्म का n प्लस एक वां डेरिवेटिव लेते हैं, इस f का n प्लस एक वां डेरिवेटिव माइनस वन प्लस इस p का एक वां डेरिवेटिव x के n प्लस एकवें डेरिवेटिव के इक्वल है, क्योंकि n और pn का n प्लस एक वां डेरिवेटिव डिग्री n का पॉलिनॉमियल था। तो अगर हम n प्लस एक वां डेरिवेटिव लें, यह टर्म शून्य हो जाएगा और हमारे पास यह आर एन एन प्लस वन एक्स इक्वल एन प्लस वन एक्स है। और अब हम अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो यहाँ आर एन प्लस एक था, इसलिए हमने अब इस आर एन प्लस एक के इस वैल्यू को एफ
और प्लस एक एक्स आई के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है। अब हमें यहाँ पॉलिनॉमियल मिल गया है जो रिमाइंडर टर्म आर एन एक्स है, जो रिमाइंडर का लैग्रेंज फॉर्म है। इस टर्म को हम इस रिमाइंडर फॉर्म को इस रूप में फिर से लिख सकते हैं। यह एक्स आई जो वहां दिखाई देता है, हमने अभी अभी इस एक्स शून्य प्लस थीटा एक्स माइनस एक्स शून्य से बदला है। यह थीटा एक से है। तो यहाँ अगर थीटा शून्य के करीब है तब यह तर्क यहाँ एक्स की ओर बढ़ रहा है, न कि जब थीटा एक पर जाता है। यहाँ यह तर्क केवल एक्स पर अग्रसर है, इसलिए इस एफ का तर्क एक्स शून्य और एक्स के बीच स्थित है। इसका एक ही समान अर्थ है। दूसरे फॉर्म में क्या है, इसलिए हम रिमाइंडर के इस लैग्रेंज फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेलर्स थ्योरम या टेलर्स फॉर्मूला। अब यदि आप सारांशित करते हैं, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है जिसे एक्स शून्य के इस फॉर्म में विस्तारित किया जा सकता है। एफ प्राइम एक्स शून्य एक्स माइनस एक्स शून्य इस nवें ऑर्डर टर्म और प्लस साथ ही यह रिमाइंडर टर्म जो हमने अभी अभी निकाला है, इसका यह रूप है जिसे रिमाइंडर का लैग्रेंज फॉर्म कहा जाता है। इसलिए विशेष स्थिति में जब हम शून्य के इक्वल हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह ऑर्डर तक है। हमें यह रिमाइंडर टर्म तो लिखना है। हमें यह एफ प्राइम आई मिलता है जिसे फैक्टोरियल 1 से विभाजित करता हूं, और फिर हमारे पास यह एक्स माइनस है या तो ए या एक्स शून्य, हम जो कुछ भी कंसिडर करते हैं। तो फिर यह एक्स 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 आई इसे और एक्स के बीच स्थित है, और इस मामले में हमें टेलर थ्योरम का यह फॉर्म मिलता है जो लैग्रेंज फॉर्म मीन वैल्यू थ्योरम था। तो यह मीन वैल्यू थ्योरम का विशेष मामला है जिसे हमने सिर्फ एन डालकर देखा है, जो इस मामले में शून्य के इक्वल है। कुछ टिप्पणियां। इसलिए यदि हम एक्स शून्य को शून्य के इक्वल सेट करते हैं टेलर्स फॉर्मूला में विस्तार पॉइंट, तब इसे मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला कहते हैं। और टेलर्स फॉर्मूला में यदि यह रिमाइंडर शून्य हो जाता है क्योंकि एन इन्फिनिटी तक जाता है, तो यह यहाँ एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। यदि यह रिमाइंडर शून्य हो जाता है क्योंकि एन इन्फिनिटी तक जाता है, फिर हम लिख सकते हैं श्रृंखला के रूप में टेलर्स फॉर्मूला। तो एफ एक्स शून्य और इसी तरह आप इनफाइनाइट अवधि के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं, और इसे टेलर की श्रृंखला कहा जाता है। इसलिए एक्स के लिए शून्य के इक्वल है। यदि हम यह एक्स शून्य कहते हैं कि इक्वल है तो इसे मैक्लॉरिन्स श्रृंखला कहा जाता है। हमने इस आखिरी टिप्पणी को फिर से क्या देखा है, इसलिए टेलर या मैक्लॉरिन की श्रृंखला के कन्वर्जेंस के लिए यह आवश्यक और पर्याप्त है। जब एन इन्फिनिटी तक जाता है तो आर एन एक्स शून्य हो जाता है। क्योंकि स्मूथ फंक्शन श्रृंखला के उदाहरण हैं। स्मूथ का मतलब है कि हमारे पास डेरिवेटिव्स है, चाहे कुछ भी हो या हम झूठ बोलते हैं। लेकिन टेलर सीरीज विस्तार के पॉइंट के बजाय हर जगह अलग हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंशन का बिंदु श्रृंखला का वैल्यू निर्माण के अनुसार फंक्शन के समान होगा। इसलिए और इस सुचारू कार्यों के उदाहरण भी हैं जिनकी टेलर सीरीज किसी अन्य फंक्शन में परिवर्तित होती है। और उदाहरण के लिए आप इस उदाहरण को लें, एफ एक्स ई पावर माइनस एक ओवर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ शून्य एक्स शून्य के इक्वल नहीं है और एक्स शून्य के इक्वल है। इसलिए इस मामले में कोई भी आसानी से दिखा सकता है कि एफ एन शून्य पर है। इसलिए यदि हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव को यहाँ लेते हैं ई पावर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, जो मैं यह गणना नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई भी आसानी से गणना कर सकता है, शून्य पर इस फंक्शन के किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव शून्य होगा। और फिर अगर हम टेलर सीरीज लिखते हैं या अन्य मैक्लॉरिन श्रृंखला x के आसपास शून्य के इक्वल है तो हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि सभी डेरिवेटिव शून्य हैं, तो हम शून्य प्लस शून्य इंटू एक्स शून्य गुणा एक्स स्क्वायर प्राप्त करेंगे, और इसी तरह। और फिर हम यहाँ जो कुछ भी देखते हैं x, हम मैक्लॉरिन सीरीज को शून्य दे रहे हैं। इसका मतलब है कि श्रृंखला अभिसरण करती है। जो भी एक्स श्रृंखला सिर्फ शून्य है लेकिन यह फंक्शन में कन्वर्ज नहीं करता, तो फंक्शन एक्स के लिए शून्य ए के इक्वल नहीं था। पावर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है जहां हम देख सकते हैं कि ये मैक्लॉरिन या टेलर सीरीज वे फंक्शन में कन्वर्ज नहीं होते हैं।
अब आइए हम ई पावर एक्स की मैकलॉरिन श्रृंखला के इस उदाहरण को लें। अब फिर से ध्यान दें कि इस फंक्शन एक्सपोनेंशियल के लिए हम जो भी डेरिवेटिव लिए हैं इसका सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्स है और शून्य पर हमारे पास एक वैल्यू है, इसलिए n के सभी वैल्यू के लिए इस फंक्शन के सभी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक है। इसलिए हम इस मैकलॉरिन श्रृंखला थ्योरम को आसानी से लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 सभी डेरिवेटिव एक हैं और एक्स एन पावर फैक्टोरियल एन प्लस आर एन एक्स, इसलिए आर एन एक्स रिमाइंडर टर्म है जिसे हमने अभी अभी देखा है कि रिमाइंडर टर्म एक्स माइनस एक्स शून्य पावर 1+1 को फैक्टोरियल n+1 से और किसी पॉइंट पर n+1 डेरिवेटिव से विभाजित किया जाता है जो कि एक्स शून्य प्लस थीटा एक्स माइनस एक्स शून्य है। इसलिए यदि हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स शून्य शून्य के इक्वल है, तो हमें यह रिमाइंडर एक्स पावर एन को फैक्टोरियल एन से विभाजित करने पर मिलता है और ई पावर थीटा एक्स और थीटा शून्य और एक के बीच है। इसलिए अब हम देखेंगे कि इस आर एन एक्स का क्या होता है क्योंकि एन इन्फिनिटी तक जाता है। यदि यही मामला है, यदि आर एन एक्स शून्य को जाता है जैसे एन इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स की मैकलॉरिन श्रृंखला। तो यहाँ हम फिर से ध्यान दें कि यह मैकलॉरिन थ्योरम है। यदि यह टर्म शून्य हो जाता है जैसे एन इन्फिनिटी तक जाता है, इस मामले में हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिख सकते हैं एक श्रृंखला के रूप में। हम इस आर एन एक्स को हटा सकते हैं और फिर हम एक श्रृंखला के रूप में आगे की शर्तों के साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आओ बस जांच करें। यह आर एन एक्स रिमाइंडर टर्म है एक्स पावर एन प्लस एक इस फैक्टोरियल एन प्लस एक एक्सपोनेंशियल थीटा एक्स द्वारा विभाजित, और यदि हम इस रिमाइंडर टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस एन फैक्टोरियल ई पावर थीटा एक्स के रूप में लेते हैं, जब हम नोटिस करते हैं कि यह ई पावर थीटा एक्स जो कुछ भी दिया गया है उसके लिए यह एक सीमित मात्रा होगी, इसलिए यह परेशान नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कोई n टर्म नहीं है। तो अगर हम अब इस टर्म पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी तक जाता है तो क्या होगा, हमें नोटिस करना चाहिए कि जब n इन्फिनिटी तक जाता है तो यह इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ जब भी यह x उदाहरण के लिए है बड़ी संख्या 1 से अधिक है तो यह टर्म भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसलिए हम केवल यह नहीं कह सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी तक जाता है तो इस टर्म का क्या होगा, इसलिए हमें सावधानी से करना होगा। इस लिमिट की जांच करें कि जब n इन्फिनिटी तक जाता है तो इस टर्म का क्या होगा जिसे हम x के निश्चित वैल्यू के लिए मानते हैं। हम हमेशा कुछ भी कर सकते हैं, x एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है लेकिन हमें एक नेचुरल संख्या n मिल सकती है जैसे कि इस x का एब्सोल्यूट वैल्यू n से अधिक है, तो जो भी x हम यहाँ लेते हैं तो यह n बड़ा n हम इस x के एब्सोल्यूट वैल्यू से अधिक लेते हैं। ऐसा होने पर हम एक और n पर भी विचार करेंगे, छोटा n टर्म जो वहाँ फॉर्मूला में दिख रहा है, तो जो इस संख्या n से भी बड़ा है। अब हम इस टर्म मॉड्यूल पर कंसिडर करते हैं एक्स पावर n प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल और प्लस 1। यह फैक्टोरियल और प्लस 1 n प्लस 1 n से 1 का प्रोडक्ट है और हमारे पास यहाँ मॉड्यूल एक्स पावर n प्लस 1 है, इसलिए हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए फैक्टोरियल x को एक फैक्टोरियल x से विभाजित किया जाता है, फिर 2 से विभाजित किया जाता है और इसी तरह हम जारी रख सकते हैं। अब बस इस टर्म को यहाँ देखें जो इस n-1 टर्म के बाद आए हैं, इसलिए मॉड्यूलस x को n से विभाजित किया जाता है। यहाँ भी यह एब्सोल्यूट वैल्यू x को n प्लस से विभाजित किया जाता है और इसी तरह, इसलिए यहाँ यह टर्म n से विभाजित x का एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इस एक्सप्रेशन से बाहर जिसे हम x के एब्सोल्यूट को इस n से विभाजित करते हुए देखते हैं वह 1 से कम है, और अब यदि हम इसे संख्या q मान लें तो हमारे पास यहाँ एक q है।
और यह वास्तव में n+1 से विभाजित है, इसलिए यह q से कम है और यहाँ अन्य सभी टर्म q से कम हैं। तो आप फिर से ध्यान दें कि यह n से बड़ा था, हम इस n+1 टर्म तक जा चुके हैं, तो इसके साथ यह n कहीं बीच में होगा। और अब यह q जो हमने नोटिस किया है, क्योंकि n से विभाजित x का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम है। अब हम जो देखते हैं, हम इस इक्वालिटी को इनइक्वालिटी से बदल सकते हैं, इसलिए इक्वल से कम, क्योंकि यहाँ हमने q से प्रतिस्थापित किया है और इसे भी q से बदल दिया जाता है। हालांकि यह q से कम है, यह भी q से कम है, ये सभी टर्म q से छोटे हैं। तो अब हमारे यहाँ कितने q हैं? n-1 टर्म पहले से मौजूद है और फिर कुल टर्म थी और +1। इसलिए यदि हम फिर से लिख सकते हैं, तो अब कुल टर्म n+1 और पहले से ही ये टर्म्स हैं और -1, तो n+1 माइनस n-1, तो यहाँ यह संख्या n और -2 है और मॉड्यूलस Sn-1 ओवर फैक्टोरियल और -1। और अब हम इस मामले में यहाँ एक लिमिट ले सकते हैं और q 1 से कम है, और जब n इन्फिनिटी तक जाता है तो यह n इन्फिनिटी तक जाता है, यह n यहाँ इन्फिनिटी तक जाता है और q 1 से छोटा है, फिर यह 0 हो जाता है और यहाँ कुछ फिक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह सब कुछ 0 हो जाता है। इस रिमाइंडर टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू जो 0 को जाता है। हमने क्या देखा है कि यह रिमाइंडर टर्म जो रिमाइंडर टर्म का एक भाग था वह कम है, जिससे एक टर्म 0 हो जाता है, क्योंकि n इन्फिनिटी तक जाता है, और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग इन लेक्चरों को तैयार करने के लिए किया गया था। और निष्कर्ष, तो आज हमने जो सीखा वह है टेलर्स फॉर्मूला और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो एक फंक्शन जो है पर्याप्त सुचारू रूप से हम f(x0) f डेरिवेटिव x0 के रूप में लिख सकते हैं, x माइनस x0 और इसी तरह प्लस यह Rn x टर्म जिसे रिमाइंडर टर्म कहा जाता है, और यह रिमाइंडर टर्म f पावर का एक रूप है nth प्लस एक डेरिवेटिव को n+1 फैक्टोरियल x माइनस x0 n+1 से विभाजित किया जाता है, और जिसे हम इसे पॉलिनॉमियल टर्म कहते हैं, हम टेलर के पॉलिनॉमियल कहते हैं। संपूर्ण परिणाम को टेलर्स फॉर्मूला कहते हैं। और फिर हमने यह भी देखा है कि जब n रिमाइंडर टर्म 0 हो जाता है, क्योंकि n इन्फिनिटी तक जाता है, तब हम लिख सकते हैं यह टेलर्स फॉर्मूला एक श्रृंखला के रूप में है जिसे टेलर्स श्रृंखला कहा जाता है। बस इतना ही। शुक्रिया आपके ध्यान के लिए।